चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग है अध्याय 13 चैप्टर 13 मगध राज का उत्कर्ष। इसमें बात करते हैं सबसे प्राचीन वंश जो है वो है बृहद्रथ, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए इसे कहीं ना आपने पढ़ा होगा ना सुना होगा। वहीं बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, जिनकी राजधानी राजगृह थी। वहीं शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनागी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी। वहीं नंदवंश के संस्थापक पद्मानंद है, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वहीं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र रखी थी। अब आते हैं हर्यक वंश पे। हर्यक वंश इसी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, अर्थात इन्होंने अपने पिता को ही राजा बनने के लिए मारना सही समझा, इसीलिए इन्हें पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जिसमें सबसे पहले आता है बिंबिसार, जो कि इस वंश के संस्थापक थे। उसी के बाद आते हैं अजातशत्रु, जिसे कुशिक भी कहते हैं। उसके बाद उदयन और उसके बाद आते हैं नागदशक। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। इन्हें अपनी राजधानी राजगृह रखी थी। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राजवैद्य जीवक को भेजा था। इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं, जिसमें इन्होंने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति अपनाई है। अंग राज्य को हराकर इन्होंने मगध में मिलाया था और अवंती के राजा प्रद्युत की सहायता के लिए इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और कार्य के रूप में इन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण किया। मतलब कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला, वैशाली की चेटक की पुत्री चिलना, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा, इन तीनों से विवाह करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं आते हैं बिंबिसार की हत्या। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही की थी। अब आते हैं अजातशत्रु, जिसका दूसरा नाम कुशिक भी है। इसके पिता का नाम बिंबिसार था। इसने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध पर शासन किया। प्रारंभ में ये जैन, परंतु बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। मंत्री वर्षकार की सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। इसी के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अब आते हैं उदयन पे। उदयन इसने अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी पाटलिग्राम की स्थापना की। वहीं जैन धर्म का ये अनुयायी था और यह अंतिम शासक था। और इसका पुत्र उदयन था। उदयन का पुत्र नागदशक। वहीं बात करते हैं नागदशक की हत्या उसी के अमात्य ने की थी, जिसका नाम था शिशुनाग। उसी के साथ प्रारंभ हुआ नागवंश के संस्थापक थे शिशुनाग, जो कि नागदशक के अमात्य थे। इसके अमात्य वहीं वैशाली को इसने राजधानी बताया। इसी वंश के शासक कालाशोक थे। कालाशोक के समय ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि वैशाली में हुई थी और इसकी अध्यक्षता शबाकामी ने की थी। इसी वंश में अंतिम शासक आते हैं नंदीवर्धन। अब आते हैं नंदवंश पे। नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद है। इन्हें पाली ग्रंथ में उग्रसेन की उपाधि दी गई है। पुराण में एक राट और एक छत्र की भी उपाधि दी गई है। अंतिम शासक है खनानंद, जो सिकंदर के समकालीन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब आते हैं चैप्टर 14 अध्याय 14 सिकंदर। भारत पर विदेशी आक्रमण बहुत लोगों ने किया है, जिसमें ईरानी फारसी, जिसमें साइरस द्वितीय, डेरियस जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है, उसके द्वारा हुआ। यूनानियों में सिकंदर, हिंदू यूनानी, वहीं शक, पल्लव, कुषाण, ये सारे के सारे भारत पर विदेशी आक्रमण ही हैं। अब आते हैं सिकंदर पर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ था, जिसे मकदूनिया के नाम से आज जाना जाता है। इसके पिता का नाम फिलिप था, गुरु का नाम अरस्तु था। भारत पर आक्रमण करने के साथ ही भारत में उस समय घनानंद का शासन था, जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। इस सिकंदर ने 19 माह का समय भारत को जीतने के लिए लिया था, अर्थात यह 19 माह तक
भारत के पास ही रहा। वहीं इसके जल सेनापति का नाम नियारकस है। इसने हाइड स्पीसीज और झेलम, जिसे पहले वितिस्ता बोला जाता था, वहाँ पे युद्ध किया है। इसने पंजाब में पंजाब, जिसको पहले पुरू बोला जाता था, वहाँ के राजा पोरस से लड़ाई की थी, जिसमें पोरस हार गया था, परंतु उसकी बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उसके सम्मान में उसको उसका राज्य वापस दे दिया। अब वही बात करें, व्यास नदी के बाद जो है वह सिकंदर लौट गया था। उसने लौटने के साथ ही नवीन शहरों का निर्माण किया, जहाँ सिकंदरिया बहुकेफला शामिल है। बहुकेफला उसके घोड़े का नाम था। साम्राज्य को उसने 4 भागों में बांटा। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में हुई थी। अब आते हैं चैप्टर 15 अध्याय 15 मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ इनके नाम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक तथा प्रथम सम्राट है। इसने 322 BC में नंद शासक घनानंद को हराया। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था। इसके अन्य नामों में एस्ट्रोबो, एरियस और जस्टिन के अनुसार इन्हें सेंट्रोकोटस नाम दिया गया है। वहीं एपियानस व प्लूटार्क एंट्रोकोटस ने नाम दिया है। नियारकस, जो कि जल सेनापति था सिकंदर का, उसने इन्हें सेंट्रोकोटस कहा है। वहीं विशाखादत्त की मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण अर्थात निम्न कुल मतलब लो कास्ट का बतलाया है। अब वहीं बात करें इनके प्रधानमंत्री की, तो इनके प्रधानमंत्री चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है। कार्य और युद्ध में आते हैं। 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लिनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, जिसे एक तरह से समझौता कह सकते हैं, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। और उसी के साथ सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दहेज या फिर भेंट के रूप में दिए थे। वहीं बात करें रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है, उसमें इनके बारे में बताया गया है, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली मतलब जिसमें गद्य और पद्य यह दोनों में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील, जो कि इस सौराष्ट्र में पड़ती है, का निर्माण करवाया। सौराष्ट्र यह अपना गुजरात में ही पड़ता है। वहीं अशोक द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया इसका, और रुद्रदामन द्वारा पुनः निर्माण करवाया दुआ। वहीं मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने पुस्तक इंडिका लिखी थी। वहीं धर्म की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। इन्होंने अपनी दीक्षा गुरु भद्रबाहु से ले ली और 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन विधि संलेखना पद्धति से इनने अपने प्राण त्याग दिए थे। अब मेगास्थनीज के बारे में कुछ जानकारियाँ, जैसे कि इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का ये राजदूत था। विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ इस प्रकार किया है, जैसे मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले
घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। अब आते हैं बिंदुसार पर। बिंदुसार, इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, अर्थात यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके आते हैं अन्य नामों में। अन्य नामों में इसे अमित्रघात कहा गया है, जो कि शत्रु विनाशक के नाम से भी इसे जाना जाता है। भद्रसार, इसे वायु पुराण में इसका नाम भद्रसार है। वहीं सिंहसैन, जैन धर्म में इसे सिंहसैन की उपाधि दी गई है। इन्हें 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है, जो कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने दिया था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वहीं इस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलिपुत्र गौशाल है। इन्हीं के समय राजदूत सीरियन नरेश एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था, तथा बिंदुसार ने ही मदिरा, अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना स्वीकार की थी। वहीं बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, जो उस विद्रोह को दबा नहीं पाए। उसके बाद उसने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा, जिसने इस विद्रोह को दबा दिया और कश्मीर की स्थापना की। अब आते हैं अशोक पर। अशोक का परिचय। 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। इससे पहले यह अवंती का राज्यपाल था। वहीं अब बात करें इसके पिता की, तो इसके पिता का नाम बिंदुसार है, माता का नाम सुभद्रांगी है। और अशोक के नाम को अन्य नामों के साथ बताया गया, जैसे अशोक को मास्की गुर्जरा नेत्तुर उड्डोगोलम लेख में इसका नाम अशोकी है। वहीं रणियो अशोक अर्थात राजा अशोक, इसे कगनहल्ली शिलालेख जो कि कर्नाटक में मिला है, इसे रणियो अशोक कहा गया है। वहीं पुराणों में इसे अशोक वर्धन बोला गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। वहीं 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्राप्त ब्राह्मी लिपि का अभिलेख में अशोक को देवनाम पियदस्सी बोला गया है। वहीं जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य बोला गया है। अब बात करते हैं प्लिनी की। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलोडोल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय भी कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डायोनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। यह राजदूत अशोक के शासनकाल में आया था। अब बात करते हैं अशोक का धार्मिक जीवन। प्रारंभिक में अशोक ब्राह्मण धर्म महावंश था। वहीं बात करें राजतरंगिनी में शैव धर्म के बारे में बताया गया है कि अशोक शैव धर्म का भी पालन अर्थात शैव धर्म का अनुयायी था। उसी के बाद बौद्ध साहित्य और अहोरा लेख में बताया गया है कि निग्रोध के उपदेश सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, जिसमें बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली है। वहीं बात करें बौद्ध तीर्थों की यात्रा, तो राज्य अभिषेक वे के 10वें वर्ष वे बोध गया गए थे। वहीं 12वें वर्ष निगाली सागर गए थे और 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। अशोक ने बृहद स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसमें 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिसे पहले शीलोन कहा जाता था। वहीं इसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई, जो कि पाटलिपुत्र में हुई। उसके अध्यक्ष मोखलिपुत्र तिरस थे। वहीं अशोक हर संप्रदाय का आदर करता था, जैसे आजीवक और अन्य संप्रदायों का सम्मान करता था, जिसका प्रमाण बराबर की पहाड़ियों में मिला है, जो कि बिहार में है। इस बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, जिसमें कर्ज, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण अशोक द्वारा ही करवाया गया है। अब आते हैं अशोक का धर्म। अशोक के 11वीं शिलालेख में अशोक धर्म
का उल्लेख है। वहीं इसका अर्थ नैतिक नियमों का संहिता बताया गया है। अब आते हैं अशोक की कलिंग विजय। इसकी जानकारी अशोक के 13वें अवि शिलालेख में मिली है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग, जिसे वर्तमान में उड़ीसा का दक्षिणी भाग बोला जाता है, वहाँ पर इसने युद्ध किया और राजधानी तोसली पर अधिकार किया। परंतु इस घमासान कलिंग विजय होने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसे भीरिघोष से धर्मघोष कहा गया है। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। परवर्ती मौर्य शासनकाल जो है वो 137 वर्षों तक रहा। वहीं अंतिम शासक बृहदत्त थे। बृहदत्त के ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर दी। फिर मगध पे शुंग वंश प्रारंभ हो गया। अब आते हैं पतन के कारण। पतन के कारण में आयु उत्तराधिकारी है। वहीं अत्यधिक केंद्रीकृत शासन है। इसमें ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी शामिल है। करों की अधीनता और आर्थिक समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हुआ था, जिसमें उसके पुत्र कुणाल को पश्चिमी क्षेत्र, वहीं उसके दूसरे पुत्र दशरथ को पूर्वी दिशा में जो राज्य आते हैं वो दिए गए थे। अब आते हैं मौर्यकालीन शासन पे। मौर्यकालीन शासन में भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें सबसे पहले ग्राम आता है, जिसके स्वामी को ग्रामीणी कहा जाता था। वहीं विषय आहार आता है, जिससे के स्वामी को आहारपति और विषयपति बोला जाता है। इसके बाद मंडल आता है, जिसे प्रादेशिक प्रदेष्टा बोला जाता था। मंडल के ऊपर 5 प्रांत आते हैं, जिनके स्वामी कुमार, आर्यपत और राष्ट्रिक होते हैं। वहीं केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे ऊपर होता था वह राजा ही है, अर्थात सबसे छोटी इकाई ग्राम थी मौर्यकालीन प्रशासन में, और सबसे बड़ी इकाई राजा ही थी। अब आते हैं केंद्रीय प्रशासन पे। केंद्रीय प्रशासन में संपूर्ण प्रशासन का जो मुखिया होता था वह राजा ही होता था, जिसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद बैठाई जाती थी। इस मंत्री परिषद में प्रमुख मंत्री होते थे, जिसमें पुरोहित, युवराज, सेनापति, ये तीनों शामिल है। इनकी नियुक्ति उपदा परीक्षण जांच के बाद ही होती थी। कौटिल्य का सप्तभंग सिद्धांत। कौटिल्य ने शरीर के अंगों के समान राज्यों के 7 अंग बताए हैं, जिसमें राजा को शीर्ष कहा गया है, मतलब हेड। वहीं अमात्य को आँख कहा गया है। जनपद को क्षेत्र और जनसंख्या यानी पैर कहा गया है। वहीं दुर्ग वाह को आर्म कहा गया है। कोश को धन मुख कहा गया है। वहीं सेना को मस्तिष्क कहा गया है और मित्र को कान कहा गया है। ये रहा कौटिल्य का सप्तभंग सिद्धांत। अब आते हैं मुख्य अधिकारी तीर्थ। इसमें मुख्य अधिकारियों को तीर्थ या महापात्र कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। वहीं मंत्री में प्रधानमंत्री, पुरोहित में धर्माधिकारी, युवराज जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था, समाहर्ता जो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, संनियंता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वहीं बात करते हैं अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट। ये विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, जिसमें अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 27 थी, जिसमें शीर्षाध्यक्ष जो कार्य के रूप में कृषि विभाग संभालते थे, शुल्क अध्यक्ष जो कार्य के रूप में व्यापारिक कर का प्रधान था, वहीं लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा विभाग में कार्य करते थे, वहीं नव्याध्यक्ष जो जहाज विभाग में थे, वहीं मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट विभाग में कार्य करते थे। अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन। केंद्र 5 प्रांतों चक्रों से विभाजित था, जिसमें प्रमुख कुमार राष्ट्रिक आर्यपुत्र को कहा जाता था, जो कि राज परिवार का सदस्य था, जिसमें अशोक भी शामिल था जब यह अवंती का राज्यपाल था। वहीं अशोक का पुत्र राजकुमार कुणाल इस शैली में आया है। वहीं सहायता के लिए इनकी राजकुमार की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता था, जो कि आपको ऊपर बता दिए गए हैं। अब बात करते हैं प्रांत और राजधानी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। वहीं दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी।
अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, प्राची राज्य जो जिसे पूर्वी प्रदेश कहा जाता है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वहीं कलिंग की राजधानी तोसली थी। अब आते हैं नगर प्रशासन पर। जानकारी का स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है, अर्थात इसकी जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से दी गई है। इसमें नगर प्रमुख को एसटी नोमोई कहा गया है। वहीं नगर प्रशासन में 30 सदस्य होते थे। इन 30 सदस्यों को 6 समितियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली समिति में औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित कार्य किए जाते थे। वहीं दूसरी समिति में विदेशियों के मामलों को देखना पड़ता था। वहीं तीसरी समिति में जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था। चौथी समिति में व्यापार तथा वाणिज्य का विनिमय होता था। पांचवी समिति में माल के विनिर्माण पर नज़र रखना है। वहीं छठवीं समिति कर वसूलने का कार्य करती थी। अब आते हैं गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था को गुण पुरुष करते थे, जो कि 2 प्रकार से होती थी। इसमें संस्था और संचार। संस्था में एक ही स्थान पर कार्यरत होकर गुप्तचर अपना कार्य करते थे। वहीं संचार में यह लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम कर गुप्तचर अपना काम करते थे, जिसे भ्रमणशील भी कहा जाता है। इसके प्रमुख महामात्य सर्प हैं। वहीं राजस्व व्यवस्था की बात करें तो इसके आय का मुख्य स्रोत राजस्व भूमि को सीता कहा जाता था, जिसे सरकारी भूमि भी कहते थे। वहीं भाग कहा जाता था, जिसे निजी भूमि कहते थे। और आदेव मात्रा कहा जाता था, जो बिना वर्षा की भूमि अच्छी होती थी उसे आदेव मात्रा कहा जाता था। वहीं भूमिकर की बात करें तो उत्पादन का 1/6 कौटिल्य के अनुसार, वहीं मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 लिया जाता था। बिक्री कर में मूल्य का 10वां भाग शामिल है। वहीं बात करें तो रज्जु जो कि भूमि माप कर था, बलि जो कि धार्मिक कर था, विविध जो कि चारागाह कर था। वहीं अकाल के समय इसमें राहत भी दी जाती थी। अब आते हैं सैन्य प्रशासन पे। सैन्य प्रशासन में युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी है। वहीं बात करें जस्टिन का विवरण, जिसके अनुसार कुल सैनिक 6 लाख थे। 50,000 अश्वारोही अर्थात अश्व पे बैठने वाले सैनिक 50,000 थे। 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। और लुटेरों की सेना भी इसमें शामिल है। वहीं पश्चिमोत्तर भारत पर इनका अधिकार था। वहीं पिलनी का विवरण कुछ इस प्रकार है, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, वहीं 9,000 हाथी थे। अब आते हैं सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज ने सेना का रख रखाव करने के लिए 6 समितियां बताई हैं, जिनमें हर समिति में 5 सदस्य होते थे। उनका विवरण कुछ इस प्रकार दिया गया है। वहीं अन्य अधिकारी की बात करें तो आयुध या गराध्यक्ष और नवाध्यक्ष होता था, जो कि जल सेनापति होता है। वहीं न्याय प्रशासन की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय राजा ही करते थे। वहीं जनपद न्यायालय की बात करें तो राजुक होता था, जो कि अशोक के द्वारा किया जाता था। वहीं ग्राम न्यायालय में ग्रामीणी होते थे और कठोर न्याय व दंड की व्यवस्था भी रखी गई थी। वहीं कौटिल्य ने दीवानों के लिए धर्मस्थ व्यावहारिक शब्द का प्रयोग किया है। वहीं प्रतिष्ठा में कंटक शोधन फौजदारी का विवरण दिया गया है। अब आते हैं मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। इसमें वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वहीं कौटिल्य ने शूद्रों हेतु आर्य शब्द का इस्तेमाल किया है और तथा अधिकार दिए भी हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद बताए गए हैं। मौर्य शासनकाल में स्त्रियों को पुनर्विवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा के अधिकार दिए गए थे। वहीं गणिका, वैश्या तथा स्वतंत्र रूप से व्यक्ति करने वाली स्त्रियों को रूपाजीवा कहा जाता था। वहीं शिक्षा का केंद्र मौर्य शासनकाल में तक्षशिला था।
अब बात करें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो कि कृषि पर आधारित थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ फसल धान थी, वहीं बुरी फसल में गन्ना शामिल है। सिंचाई हेतु सर्वप्रथम मंडल कूपों का यानी रिंग वेल्स का उपयोग किया जाता था। प्रमुख उद्योग में सूती की कताई व बुनाई की जाती थी। वहीं व्यापार वाणिज्य का अधिकारी परण्याध्यक्ष को कहा गया है। अब आते हैं प्रमुख मार्ग। प्रमुख मार्गों में स्थल में उत्तरापथ जो कि बंगाल से पेशावर तक है। वहीं दक्षिणापथ में श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक बताया गया है। वहीं जल में भटोच, बेरीगाजा, भृगुकच्छा, बंदरगाह और ताम्रलिप्ति ताम्लुक बताया गया है। कौटिल्य ने जलमार्ग को श्रेष्ठ बताया है। वहीं विनिमय का माध्यम में चांदी के पंचमार्क सिक्के जिसे पड़ कहा जाता था, इनका प्रचलन था। मापन की इकाई द्रोण जो कि अनाज मापने के लिए। वहीं निवर्तन जिससे भूमि मापी जाती थी। वहीं मौर्यकालीन कलाएं बात करें तो अशोक स्तंभ जिसको आपने देखा ही होगा, इसमें लाल बालुआ पत्थर तथा पॉलिशदार स्तंभ है। वहीं सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह स्तंभ अभिलेख मिला हुआ है। इसके विवरण में इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख यानी एक एशियाई शेर 4 जगह दिया गया है, जिसे 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया। मध्य भाग में 24 तिलियों वाला एक अशोक चक्र है। अब बात करते हैं अशोक के स्तूप की। अशोक के स्तूपों में इसकी परिभाषा में कहा गया है, जो बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेषों जैसी उनकी अस्थियां, दांत तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाया गया है। इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वहीं प्राचीनतम स्तूप पिपरहवा स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में पाया गया है। वहीं सांची स्तूप जो कि अशोक का सबसे बड़ा स्तूप है, वह रायसेन मध्य प्रदेश में है, जो कि अशोक द्वारा ईंटों से बनवाया गया है। 1818 में टॉयलर ने इसकी खोज की थी। इसमें 3 स्तूप शामिल हैं, जिसमें महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप 3 बताए गए हैं। वहीं बात करें भरत स्तूप की। भरत स्तूप जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। अशोक द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन पुष्यमित्र ने इसको पूर्ण किया था। वहीं 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसे लाल बालुआ पत्थर से बनाया गया है। वहीं बात करें अशोक के शिलालेखों का, तो अशोक ने शिलालेखों का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन करवाया, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख तीनों शामिल है। शिलालेख की बात करें तो बृहत शिलालेख 14 हैं। वहीं स्तंभ लेख 7 हैं। प्रत्यक शिलालेख भी इसमें शामिल है। शिलालेख की खोजकर्ता फैन है, लेकिन इस शिलालेख को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रेस्कॉट ने 1837 में प्राप्त की। वहीं अभिलेखों की लिपि में ग्रीक और अरमाइक लिपि आती है, जो कि अफगानिस्तान में पाई गई। वहीं खरोष्टी लिपि जो दाईं से बाईं लिखी जाती है, यह पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी व मनसहरा में है। वहीं ब्राह्मी लिपि जो कि भारत में पाई गई है। अब आते हैं अशोक के द्वारा दीर्घ शिलालेख, जिनकी संख्या 14 है। यह 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जिसमें प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वहीं तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी किया गया है। वहीं चौथा शिलालेख में भैरवघोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई है। वहीं 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6वें शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें व 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचें। 11वें शिलालेख में
अशोक की व्याख्या की गई है। वहीं 12वें शिलालेख में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। वहीं 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख भी है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। वहीं 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित भी किया है। वहीं बात करें अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख निम्न स्थान से पाए गए हैं, जिसमें रूपनाथ जो बाला जबलपुर में मिला हुआ है, वहीं गुर्जरा जो दतिया में मिला है, सारो मारो जो शहडोल में मिला है, वहीं पनगुड़िया जो सीहोर में मिला है। अन्य महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में बताया गया जिसमें मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में मिला है। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शासक कहा है। इसी अभिलेख